हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। जो छात्र छात्राएं मैट्रिक का इम्तिहान 2022 यानी फरवरी में देने वाले हैं उनके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि भूगोल के खंड को में जो मृदा और भूमि से रिलेटेड आपके सवाल आते हैं वे सारे सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उस सारे सवालों को सीखने की कोशिश करेंगे ताकि इससे जो भी सवाल आते हैं आप उसे आसानी से आप उसका आंसर कर सकें। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी वीवीआई यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और इसे देखें और सीखें और कोशिश करें कि इसे याद करते रहें। तो याद करते रहेंगे और याद कर लेंगे तो आपका इम्तिहान बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ बने रहें और आज सीखें कि भूगोल के जो खंड को हैं यानी भूमि और मृदा, इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं और यकीन जाने इससे कोई भी सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला अगर हम लोग यहाँ पे सवाल देखें तो सवाल देखें, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये सारे के सारे सवाल आपके टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं, जो आपके बुक होते हैं, उस बुक से लिया गया है और बुक के अंदर यानी डीप में जाकर सारे सवालों का यानी यहाँ पे निचोड़ लाए हैं ताकि आप का एक भी सवाल इसके अंदर से अगर पूछा जाए तो वो आसानी से बन सके। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखें सारे यानी सवालों को और सीखें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में यानी शेयर भी करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए एक एक सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि ये हमारा जो है खंड को है और खंड को में अगर आप देखें तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी चैप्टर है जिसे हम संसाधन और उपयोग कहते हैं। तो चलिए इस संसाधन और उपयोग का यानी हम लोग पहला यानी को भाग ही देखेंगे और को भाग में क्या है तो भूमि और मृदा है। तो हम लोग भूमि और मृदा के बारे में जानने वाले हैं। तो और एक एक सवाल को हम लोग सीखेंगे। तो पहले सवाल को अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में कुल उपलब्ध भूमि के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर मैदान विस्तार है, यानी मैदान का विस्तार है। यानी हमारे पास ये मान लीजिए कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का कितना प्रतिशत कितने हिस्से में यानी क्या है मैदानी भाग है। मैदानी भाग आपको बता दें कि मैदानी भाग पे हम लोग घर बनाते हैं, कारखाना बनाते हैं, इसी पे ट्रेन है, इसी पे हम लोग अपने शानदार महल बनाकर रहते हैं। तो ये कितने प्रतिशत ये मैदानी भाग है ये पूछा जा रहा है। जब आपसे ये पूछे कि कितना प्रतिशत भाग मैदानी भाग का यानी विस्तार है तो आपका सही आंसर हो जाएगा 43%, क्योंकि पूरे यानी भूमि का जो है 43% हिस्से में हम लोग का मैदानी भाग है और इस मैदानी भाग पे हम लोग कृषि करते हैं, घर बनाते हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप करते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 43%। चलिए अगले सवाल को अगर हम लोग देखें और इसे सीखने की कोशिश करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में कुल उपलब्ध भूमि के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। देखिए पर्वत कितने क्षेत्र पर, यानी हमारा जो कुल भारत में जो कुल भूमि है ना, इसमें कितना प्रतिशत जो है पर्वत यानी इसमें विस्तार है। तो पर्वत का विस्तार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30%। कितना 30%। ये यहाँ देखिए हमारे पास अगर भारत की बात करें भूमि का, यहाँ पे अगर ये 43% आपका मैदानी भाग है तो इसी में जो आपका 30% भाग होगा, ये 30% भाग आपका पर्वतीय क्षेत्र होगा। और आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र किस लिए मशहूर है। चलिए अगर आप नहीं जानते हैं तो अगले क्वेश्चन में आप जान जाएंगे। फिलहाल अगले सवाल को देखें और इसे हम अगर सीखने की कोशिश करें तो कहा जा रहा है कि भारत में कुल भूमि
यानी कुल उपलब्ध भूमि के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर पठार है। यहाँ पे पठार के बारे में कहा जा रहा है, कितना प्रतिशत जो है पठार है। और ऑप्शन में 43% तो आप जान गए थे कि ये हमारा मैदानी भाग है, और 30% जो है ये पर्वतीय भाग है। ये पर्वतीय भाग था, तो हमारे पास बच क्या गया, तो हमारे पास बच गया 27%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 27%। 27% पे पठार का यानी विस्तार है, यानी 27 यानी भारत में जो कुल भूमि है उसका जो 27% आप अगर हिस्सा निकाल दे तो उतने हिस्से पे यानी पठार मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मैदानी भाग का उपयोग जो है निम्न में किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि मैदानी भाग जो है हमारे पास जो 43% मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज किस लिए होता है। और पहला दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन में कृषि एवं उद्योग के लिए, दूसरा करा पर्यटन विकास के लिए, तीसरा करा है खनिज एवं जीवाश्म ईंधन के लिए। तो आपको बता दें कि हमारा जो मैदानी भाग है ना, इसी पे हम लोग कृषि, उद्योग, घर वगैरह ये सारी चीज का हम लोग उपयोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृषि एवं उद्योग। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, दूसरा कहा जा रहा है कि पर्वत, आपको बताए थे कि पर्वत जो है 30% यानी हमारे भारत में अगर भूमि का देखा जाए तो 30% हमारा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र का यानी उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आप जवाब देना चाहें तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यटन विकास के लिए। इसमें टूरिज्म आते हैं और इसमें हम लोग विकास करते हैं और अपने आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार, और हम लोग आर्थिक व्यवस्था में मजबूत होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उस सवाल को भी बनाने की कोशिश करते हैं। अगला अगर सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है पठार, जो कि 27% है। तो पठार के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला तो ये कृषि उद्योग मैदानी भाग के लिए किया जाता है, जो कि आपको हम बता दिए कि ये जो मैदानी भाग है ना, ये 43% है और इसका उपयोग किया जाता है कृषि उद्योग के लिए। और पर्यटन जो है यहाँ पे आपको बताया था कि ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए होता है। किसके लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए होता है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका प्रतिशत हम लोग के पास कितना है, 30% है। अब रह गया 27%, जो कि हमारा क्या है, पठार है। और पठार का उपयोग हम लोग खनिज और जीवाश्म ईंधन के लिए करते हैं। इसी में खनिज मिलता है, इसी में जीवाश्म ईंधन मिलता है। तो इस तरह से आप तीनों चीज को जान गए। मोटा मोटी अगर बात करें तो ये जो भूमि है, भूमि को 3 हिस्से में आप तब्दील कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 43%, फिर यानी 30%, और साथ ही साथ यहाँ पे 27%। ये हो गया मैदानी भाग के लिए, ये मैदानी भाग के लिए है। फिर बात करें 30%, तो ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए है, यानी पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय भाग के लिए है। और ये 27% ये पठार के लिए है। और बता दें कि मैदानी भाग का जो उपयोग करते हैं ये हम लोग कृषि और उद्योग निर्माण के लिए करते हैं। पर्वतीय भाग जो है पर्यटन, ये जो पर्यटन यानी टूरिज्म जो होते हैं, अलग अलग जगह के जो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और चीज़ों को देखते हैं, और उससे जो हमारा आर्थिक विकास होता है। और तीसरा पठार जो है, इसका उपयोग हम लोग खनिज और जीवाश्म के लिए करते हैं, खनिज एवं जीवाश्म के लिए करते हैं, ये जीवाश्म ईंधन के लिए। तो ये तीनों चीज आप आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए अगले यानी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे देखें अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत के कितने क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी यानी मृदा का जो है फैलाव है, यानी भारत में कितने क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का जो है ये फैलाव है, यानी ये फैला हुआ है। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दे रखा है, यानी 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 3.2 करोड़ हेक्टेयर, 7.3 करोड़ हेक्टेयर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि पूरे भारत में जो जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े तो कहा जलोढ़ मृदा का जो रंग
कैसा होता है, इसका रंग पूछा जा रहा है। देखिए जलोढ़ मृदा का जो रंग होता है ना, वो ललिमा रंग का यानी ललिमा लेते हुए यानी लाल भूरा होता है, यानी लाल भूरा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखें तो लाल भूरा नहीं है, केवल भूरा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भूरा, यानी सही आंसर आपका भूरा हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो ललिमा टाइप का होता है, यानी ललिमा और भूरा टाइप का होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि चोर एवं तराई में आमतौर पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी एक जगह है, यानी ऐसी जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और ऑप्शन में दे रखा है जलोढ़, काली और लेटेराइट दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल है कि जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, इसको और किस यानी इस मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे रेगुर पूछा है, रेगुर तो होगा नहीं, क्योंकि रेगुर जो होगा वो काली मृदा को कहा जाता है, यानी काली मृदा जो होता है उसको रेगुर कहा जाता है। बांगर, हाँ बांगर हो जाएगा, क्योंकि बांगर मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। बांगर मृदा आगे चलकर आपको बताएंगे कि बांगर और खादर जो होता है ये दो टुकड़े में यानी बदल जाता है। ये जलोढ़ मृदा जो होता है, जलोढ़ मृदा जो होता है, ये अगर हम पहले की बात करें तो पहले के यानी इसको यानी पुराने मृदा के अगर आधार पर से देखें तो ये आपका बांगर और खादर यानी दो प्रकार के, बांगर और खादर यानी दो प्रकार के यानी मृदा में ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पे इसे हम बांगर भी कह सकते हैं। तो जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर मृदा कहेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर अगर बढ़े तो अगला सवाल आप देखेंगे कि जलोढ़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है, यानी कि कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप कर सकते हैं पोटास और फास्फोरस। जलोढ़ मृदा में पोटास और फास्फोरस जो होता है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि जलोढ़ मृदा में जो इसका जो प्रमुख फसल है ना वो आपका मक्का हो जाएगा, मक्का के बाद चावल हो जाएगा, चावल के बाद गेहूं हो जाएगा, गेहूं के बाद अगर देखेंगे यहाँ पे गेहूं है सॉरी यहाँ पे गेहूं होगा। तो यहाँ पे आपको गेहूं हो जाएगा, गेहूं के साथ ही साथ इसमें जो है कुछ तेलहन यानी तेलहन जो होता है फसल वो भी इसके साथ इसमें होता है, इस मिट्टी में होता है, तेलहन भी होता है। तो पोटास और फास्फोरस की प्रधानता के ही कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी होती है। तो जलोढ़ मृदा में कौन सा तत्व की बहुत यानी कमी होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है जलोढ़ मृदा में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि उत्तर बिहार में बालू की प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, यानी उत्तर बिहार में अगर आप जाएं तो वहां पे जो जलोढ़ मृदा होता है उसमें ज्यादातर क्या पाया जाता है, बालू पाया जाता है। ये बालू पाए जाने के कारण इस मृदा को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ मृदा होता है उसे क्या कहा जाता है, कह रहा है कि यानी दियारा कहा जाता है, खादर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो ये आपके जलोढ़ मृदा के ही प्रकार हैं। यहाँ पे आपको बताए थे कि जलोढ़ मृदा जो होता है, जलोढ़ मृदा यानी पहले के वक्त पे यानी अगर पुरानी मृदा के आधार पे देखा जाए तो एक खादर हो जाता है और दूसरा बांगर हो जाता है, ये बांगर हो जाता है। ये जलोढ़ मृदा का ही यानी एक रूप है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार, तो उत्तर बिहार में जिसमें कि बालू की प्रधानता अधिक होती है उसको दियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दियारा। तो सही आंसर आपका इस यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल अगर देखें हम लोग तो अगला सवाल कर रहा है कि जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की फसल की जाती है। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे, यहाँ पे कहा जा रहा है मक्का, कपास, सरसों और इनमें से कोई नहीं। तो आप सही आंसर कहोगे कि इसमें मक्का होता है, साथ ही साथ इसमें गेहूं चावल भी होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में एक चीज और गन्ना भी इसमें होता है, गन्ना भी इस यानी मिट्टी में अच्छी खासी होती है। तो आप इस तरह से ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ फिलहाल आपका मक्का है तो आपका सही आंसर मक्का हो जाएगा। अगले सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला सवाल है कि काली मृदा का रंग कैसा होता है। देखिए काली मृदा का रंग कैसा होगा, तो कोई भी बोल देगा काली मृदा, नाम से ही काली है तो इसका मतलब काला होगा। क्या होगा, काला होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला सवाल अगर देखें हम लोग, तो अगला सवाल कर रहा है कि किस तत्व के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। किस तत्व के कारण? यहाँ पे एल्युमिनियम एवं लोह दे दिया है, यानी एल्युमिनियम और यानी यहाँ पे आपको आयरन दे दिया है, फिर यहाँ पे केवल आयरन दिया है, फिर एल्युमिनियम दे दिया है। तो कौन होगा, इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको हम बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी एल्युमिनियम और लोहे के कारण ही काली, यहाँ पे जो आप देखेंगे काली मृदा का रंग जो होता है वो काला हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न कर रहा है कि काली मृदा में कौन सी फसल विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि काली मृदा में जो कपास होता है ना, कपास कपास जो होता है ये बहुत ही विख्यात है। कपास इसमें अधिक यानी होती है काली मृदा में, है ना। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे कि काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, यानी कपासी मृदा भी कहा जाता है काली मृदा को, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम बताएं। तो काली मृदा का दूसरा नाम, तो आपको हम खादर बांगर ये तो बता दिए थे, ये जलोढ़ के ही अंतर्गत आते हैं, ये जलोढ़ मृदा में आते हैं। और लाल, तो ये तो लाल मृदा नहीं होगा, तो इसमें आपका रेगुर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा रेगुर। काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल है कि काली मृदा में किस तत्व की कमी होती है। अब ये पूछा जा रहा है कि काली मृदा में कौन सा तत्व जो होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आप अगर देखें ढूंढे तो यहाँ पे हो जाएगा फास्फोरस। देखिए जलोढ़ में नाइट्रोजन की कमी थी, और इसमें अगर देखें हम लोग काली मृदा में तो इसमें फास्फोरस की कमी होगी। अगले सवाल की ओर देखें तो अगला सवाल आप देखेंगे कि लेटेराइट मृदा में लेटर शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो लेटर शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे ईट। कौन? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। तो आपका सही आंसर जो होगा ना, जो पंजाब में भूमि का जो निम्नीकरण है वो है अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का क्या हुआ है, निम्नीकरण हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े और यहाँ पे देखें तो अगला सवाल है, ये देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी सोपानी कृषि जो है किस राज्य में ज्यादा यानी की जाती है। और ऑप्शन में हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र और उत्तराखंड दे रखा है। तो इसमें सही आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा, और उत्तराखंड में सोपानी कृषि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, वहाँ काफी मात्रा में ये कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल है कि मरुस्थलीय मृदा यानी जिस मृदा में ह्यूमस की बहुत कमी होती है उसे कहते हैं, या आप बालू वाले जो मृदा होते हैं जहाँ पे बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे हम लोग मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। और इस मृदा में जो फसली यानी फसल होता है ना, या सब्जी वाले जो फसल होते हैं वो बहुत कम यानी होता है। तो इस मृदा को हम लोग मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। तो ये किस राज्य में यानी देखा जाए यहाँ पे राज्य है, तो किस राज्य में यानी पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो होता है मरुस्थलीय मृदा काफी मात्रा में पाया जाता है। अगले सवाल को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, यानी कौन ऐसे रसायन है जिस रसायन के कारण हम मेढकों के जो प्रजनन होते हैं उसको हम रोक सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने में बहुत ही सहायक होते हैं। चलिए अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है, यानी पहाड़ों में जो भरी भूमि है, ये जो भूमि है इसमें जो भूमि है वो कितनी प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 30%, यानी 30% है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है काली मृदा का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, यानी जो दिया गया ऑप्शन है इसमें कहाँ है, छोटा नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, केरल में है। तो इसमें सही आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मृदा का जो विस्तार है वो काफी मात्रा में। अगले अगर सवाल को देखें हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे कहा जा रहा है
प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, यानी यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है ये आपको बताना है प्रायद्वीपीय यानी भारत में। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो आप सही आंसर डी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए तो कह रहा है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा, ये अभी जस्ट आपको ऊपर बताए थे कि उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा पद्धति या सीढ़ीनुमा या इसी को हम लोग सोपानी कृषि, ये याद रखेंगे सोपानी कृषि, ये सोपानी कृषि या सीढ़ीनुमा जो है खेती कहाँ की जाती है, तो ये उत्तराखंड में की जाती है। अगले प्रश्न को अगर देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, तो कितने प्रतिशत पे की जाती है, 47% यानी भूमि पर जो है कृषि की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में चारागाह के अंतर्गत भूमि कितनी प्रतिशत यानी भूमि है, यानी चारागाह जिसमें कि जानवर यानी चरते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो दे रखा है आपका ये है आपको 3.38%। आपके ऑप्शन में 4 दशमलव समथिंग भी आ सकते हैं, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। अगर 3 दशमलव कुछ नहीं हो के 4 दशमलव कुछ होगा तो आपका ये भी आंसर आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि खरीफ फसल कौन है, यानी इसमें निम्न में कौन से खरीफ फसल है। गेहूं दे रखा है, सरसों दे रखा है, चावल दे रखा है और मटर दे रखा है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपका जो है खरीफ फसल है। तो इसमें जो खरीफ फसल होगा वो आपका चावल हो जाएगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल के बारे में पूछा जा रहा है, तो रबी फसल आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, ए में धान है, बी में गेहूं है, सी में केला है और डी में आपका चाय है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका जो है रबी फसल है। तो इसमें आपका गेहूं और रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सही आंसर गेहूं हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है। इसमें थोड़ा सा यानी क्वेश्चन में यानी गड़बड़ी हो चुका है, चाहिए कि किस राज्य में सबसे अधिक वन, यहाँ पे वन होना चाहिए, वन विस्तार है। यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, यानी वन विस्तार, यहाँ पे वन होना चाहिए, यानी यहाँ पे वन फॉरेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये बताना है कि सबसे अधिक वन विस्तार कहाँ पे होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। यानी सारे 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक जो वन का विस्तार है वो मध्य प्रदेश में। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो जूट में बताएंगे तो जूट जो है सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो राज्य है पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल और असम इसमें जो है जूट अधिक यानी मात्रा में की जाती है। अगला है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, सबसे अधिक कौन सा राज्य में यानी गेहूं होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी आगे है। तो इसमें भी चावल में और अगर बात करें हम लोग चावल में बात करें तो पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे हम लोग बात किए थे अभी जस्ट यानी जूट में, तो जूट और चावल में जो है पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, तो आप ये बात को याद रखेंगे। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है कि चाय उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो उसमें असम हो जाएगा। असम चाय के लिए यानी अग्रणी राज्य कहलाता है यानी फेमस है। आगे अगर देखा जाए तो कहवा यानी यहाँ पे कॉफ़ी के बारे में कहा जा रहा है कि कॉफ़ी यानी किस राज्य में सबसे अधिक यानी उत्पादित किया जाता है, तो ये कर्नाटक में की जाती है, तो आप यहाँ पे कर्नाटक लगाएंगे। आगे कह रहा है यहाँ पे कि भारत में तंबाकू का सबसे अधिक अगर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो आपको बताना है कि कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और यहाँ पे असम है। तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। और आज का आखिरी सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोयला उत्पादन में भारत राज्य कौन सा है, कि भारत का कौन सा राज्य कोयला सबसे अधिक। देखिए अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो है झारखंड 1 नंबर पे आता था, लेकिन 2021 के अनुसार सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में यानी कोयला का उत्पादन किया गया है।
तो यहाँ पे अगर हम करंट के हिसाब से चले तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर है, और पहले के हिसाब से चले तो झारखंड का यानी कहने का मतलब झारखंड आंसर आपका सही होगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा, आप छत्तीसगढ़ लगा सकते हैं। चलिए, शायद आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।